हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े से PYQs वर्चुअल वर्क के ऊपर और शुरुआत करेंगे सीधा 20 मार्क के एक हार्ड क्वेश्चन से। तो लिखिए, अ रेगुलर पेंटागन रेगुलर पेंटागन। अच्छा बताइए, रेगुलर पेंटागन सुनते बरोबर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? इसके जो पांचों साइड है उनकी लेंथ कैसी आएंगी? इक्वल। और जो अंदर पांच इंटीरियर एंगल बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? इक्वल। और हर एक का जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा? 108 डिग्रीज। तो रेगुलर पेंटागन ABCDE formed of equal heavy formed of equal heavy bars joined together is is suspended from the joint A and is maintained in form by a light rod joining the middle points of BC and DE. Find the stress in this रॉड। तो चलिए 20 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। एक रेगुलर पेंटागन है, तो चलिए बनाइए एक 5 साइड वाला। 2 3 4 5, ये बन गया हमारा पेंटागन। तो आ गया ABCDE। कह रहा है रेगुलर पेंटागन है तो इसके हर एक साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो हम साइड की लेंथ को L भी ले सकते हैं और 2L भी ले सकते हैं, है ना। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें इक्वल हैवी बार्स कह रहा है, मतलब इसका वेट होगा। और वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? इसके सेंटर पे करेगा। तो क्योंकि हमें आसानी जाए हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ ले लेंगे 2L। तो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा पहले, लेट द लेंथ ऑफ ईच बार बी 2L। तो हर एक जो आपकी बार दी हुई है आपको यहाँ पे, उसकी आपने लेंथ कितना ले लिए हैं? 2L ले लिए। अब आपको बोल रहा है ये जो बार है कैसे हैं? इक्वल हैवी, मतलब उनका वेट सेम रहना चाहिए। एंड ईच हैव अ वेट W। और इसका वेट आपने कितना ले लिया? W ले लिया। समझ में आया? तो अगर ये आपकी पेंटागन बार से बना हुआ है तो इसका जो वेट होगा, जैसे ए बी आपकी बार है, इसका वेट कहां पे एक्ट करेगा? इसके सेंटर पे। कैसा? वर्टिकली डाउनवर्ड। BC के सेंटर पे वर्टिकली डाउनवर्ड, CD के सेंटर पे वर्टिकली डाउनवर्ड, ED के सेंटर में वर्टिकली डाउनवर्ड, AE के सेंटर में वर्टिकली डाउनवर्ड। अब याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है 20 मार्क के लिए, तो आप एकदम छोटा सा सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या इसके लिए? नहीं, आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मेथड से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, W वेट एक्ट कर रहा है यहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड। हर एक जो साइड है आपका, उसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। कहाँ से? उनके सेंटर से। अब आपकी मर्जी है, आप इनके सेंटर को नाम दो चाहे मत दो। अगर आपको सेंटर को नाम देना है, क्योंकि 5 5 नाम देना, तो मैं M1 M2
M3 M4 M5 ऐसा नाम देता हूं अभी को, ताकि आपको याद रहे। आप पेपर में नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। फिर क्या कह रहा है, इसको आपने पॉइंट ए से सस्पेंड करके रखा है, यानी पॉइंट ए से ऐसा टगा के रखा हुआ है, और ये जैसे आपने इनको जोड़ के रखा हुआ है तो ये अपनी पोजीशन को छोड़े ना, इसलिए आपने क्या किया, एक लाइट रॉड को ज्वाइन किया है। कहां पे, मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड डी में। तो बीसी का मिड पॉइंट और डी के मिड पॉइंट को आपने कर दिया है ज्वाइन, कर दिया। तो मैं इसको नाम देता हूं जी, इसको नाम देता हूं एच। तो ये जो दोनों मिड पॉइंट थे आपने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कर दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है यहां पे आपको, फाइंड द स्ट्रेस इन दिस रॉड, यानी आपको स्ट्रेस निकालना है इस रॉड पे जो जी एच पे है, निकालना है ऐसा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर पेंटागन है। तो यहां से जो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा वो एग्जैक्ट कहां पे आएगा, इसके सेंटर पे आएगा, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है। तो आप ऐसा मान के चलो कि ए और ये यहाँ का मिड पॉइंट, इसको अगर मैं ऐसे पेपर को फोल्ड करूंगा तो कैसा बनना चाहिए, सिमेट्रिक बनना चाहिए, क्योंकि रेगुलर पेंटागन है, बनना चाहिए। तो ए के अलॉन्ग कैसा बनना चाहिए, सिमेट्रिक। तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, इसका मिड पॉइंट रहेगा। मतलब जब हम यहाँ पे आएंगे तो इसका भी क्या बन जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये आ रहा है बरोबर मिड पॉइंट पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, हम यहाँ पे देते हैं इसको कुछ तो भी नाम, वैसे नहीं भी दे तो चलता है क्योंकि ये जी एच हमने नाम दे दिया है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल्स को डिनोट कर देते हैं। ये एंगल को मैं ले लेता हूं थीटा, ले रहा हूं। अब ये यहां से वर्टिकल लाइन आ रही है, वर्टिकल लाइन आ रही है, मतलब ये एंगल को क्या करेंगी, बाइसेक्ट। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बनेगा। सिमिलरली अगर मैं G से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं GH पे, और D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो इनको नाम दे दो कुछ तो भी। हम लोगों ने कहां तक दे दिया है, E तक, GH यूज कर लिया हम लोगों ने, है ना। तो मैं इसको PQ देता हूं, P और Q नाम दे दो। और यहां पे जो ये एंगल बन रहा है ना वर्टिकल के साथ, इसको ले लेंगे फाई। क्या ले लेंगे इस एंगल को, फाई। तो वहां पे अगर आपको देखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं उसको ऐसा एक्सटेंड करके लिख देता हूं यहाँ पे। आपको याद रखना है दूसरे साइड भी सेम एंगल बन रहा है। क्या है एंगल वहां पे, फाई। यहाँ पे भी फाई एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी फाई एंगल बन रहा है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आपके लिए जरूरी है, ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आपको आपके डायग्राम पे ही करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन आप आपके डायग्राम से ही सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको डायग्राम समझना अच्छे से जरूरी है। तो आप लिखेंगे द वेट ऑफ ईच बार ए बी बी सी सी डी डी ई एंड ए ई acts vertically downwards, act vertically downwards from its मिड पॉइंट, पहले वाले का M1, दूसरे वाले का M2, तीसरे वाले का M3, चौथे वाले का M4 और पांचवे वाले का M5 रिस्पेक्टिवली। अब समझा मैंने यहाँ पे M1, M2, M3, M4, M5 क्यों लिया, ताकि मुझे बार बार यहाँ पे डायग्राम में देखने की जरूरत ना पड़े। मुझे पता है पहले वाले साइड का M1, M2, क्योंकि मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ तो M1, M2, M3, M4, M5 रहने वाला है। समझ में आया, तो आपने दिखा दिया यहाँ पे किस तरीके से नीचे आ रहा है। अब जो GH है, आपने ये क्या है, एक टाइन लिटिल रॉड लेके रखा है ना। तो आप लिखेंगे द स्ट्रेस इन रॉड GH। अब देखो यहाँ पे M2 और M4 को मैंने कैसे डिनोट कर दिया हूं, G और H से। कंफ्यूज तो नहीं होंगे, सेम पॉइंट को डिनोट किया हूं मैंने यहाँ पे, समझ रहा है। तो आप चाहो तो M2 M4 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रॉड GH दैट इज M2 M4 ऐसा लिख दो, ताकि सामने वाले को भी कंफ्यूजन ना हो। द स्ट्रेस इन रॉड GH इज डिनोटेड बाय T। अब आप सोचो, आप किसी चीज को ऐसा टंगा के रख रहे हो, ठीक है, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचेंगी,
अब मैं अगर किसी भी चीज को नीचे खींचूंगा तो वो विड्थ में सिकुड़ेगा। सिकुड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? आप बलून से समझने की कोशिश करो। एक बलून है फुलाया हुआ, आप उसको नीचे से पकड़ के खींच रहे हो। जैसे उसको नीचे पकड़ के खींचोगे, पहले इतना मोटा था, फिर पतला हो जाएगा। तो ये जो है आपकी जो GH वाली रॉड है, ये दब रही है। दब रही है। अब इसे तो इक्विलिब्रियम में रखना है, तो रॉड क्या काम करेंगी? रॉड इसको वापस ढकेलने की कोशिश करेंगी। तो यहां पे टेंशन किस ओर एक्ट करेगा? बाहर की ओर करेगा। तो ये रहेगा आपके लिए टेंशन इन द रॉड, यानी स्ट्रेस इन द रॉड। समझ में आया किस तरीके से हम डायरेक्शन दे रहे हैं हर एक चीज को? आपको ये सब चीजें अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखेंगे लेट द रॉड, लिखे हमने कि क्या है? बार। लेट द बार, अच्छा यहां पे रॉड दिया हुआ है। लेट द बार AB and AE makes angle theta with vertical AM3 के साथ ये कैसा एंगल बना रहा है? थीटा। ये भी थीटा बना रहा है, ये भी थीटा बना रहा है। एंड CB and DE makes angle phi with vertical CP and DQ रिस्पेक्टिवली। तो मैंने जितनी चीजें यहां पे ड्रॉ किया था, हर एक चीज को यहां पे वर्डिंग में लिख के रख दिया हूं। लिख के रख दिए, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जहां जहां पे डायग्राम में फोर्सेस लग रही है, वहां वहां पे क्या होगा? कुछ ना कुछ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? कुछ ना कुछ वर्चुअल वर्क होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझ में आया? अब हमें क्या ढूंढना है? बस कि ये जो पॉइंट्स है, क्योंकि हमने पॉइंट ए पे इसको बांध के रखा है ना, पॉइंट ए से सस्पेंड करके रखा है, तो हम लोग देखेंगे हर एक पॉइंट किस डेप्थ पे एक्ट कर रहा है। क्योंकि जब ये फ्रेम में, जैसे मैंने बताया था ना, बलून है, बलून को आप नीचे पकड़ के खींच रहे हैं, तो वो कैसा हो रहा है? पूरा ऐसा चपटा होते जा रहा है और नीचे आते जा रहा है। तो जो जो पॉइंट है वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेंगे। जो पॉइंट M1 है वो भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, पॉइंट M2 भी नीचे जाने की कोशिश करेगा, M3 M4 M5 सब पॉइंट, यहाँ पे जितने पॉइंट्स है सब कहां पे जाने की कोशिश करेंगे? नीचे जाने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? अभी ये कितनी दूरी पे है ना? पहले आपको अगर पता चल जाए कि ये अभी पॉइंट ए से कितनी दूरी पे है, क्योंकि जब फोर्स लगेंगी तो सीधी सी बात है, इनका डिस्टेंस चेंज होगा, है ना? भले ही यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमने दिया हुआ है कि यहाँ पे इसको आपने फॉर्म में मेंटेन करके रखा है, यानी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन क्योंकि जब भी हमें वर्चुअल वर्क निकालना रहता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल अज्यूम करते हैं। जहां पे भी फोर्स लगेंगी वहां पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, हम ये मान के चलते हैं। तो यहाँ पे फोर्स नीचे की ओर लग रही है, तो वो इसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा। मतलब क्या होगा? उसकी डेप्थ चेंज होगी। अभी अगर ये जो M1 है, ये अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इतनी दूरी पे है पॉइंट ए से। अब ये और नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो चलिए अब हम एक एक चीज निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप लिखेंगे द पॉइंट M1, अब देखो M1 और M5 दोनों सेम लाइन में, तो द पॉइंट्स M1 एंड M5 आर एट डेप्थ ऑफ कितनी? फ्रॉम पॉइंट ए। तब हम पॉइंट ए से इनकी डेप्थ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो आपको पॉइंट ए दिया हुआ है, ये इतना नीचे है M1, ठीक है, और आपका M1 जितना नीचे रहेगा वो भी उतना नीचे रहेगा। अब हम यहाँ पे हर एक पॉइंट को नाम देते बैठेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? ऐसा रफ में सॉल्व करते जाएंगे और फाइनल आंसर लिखते जाएंगे। सपोज मैं अभी को इसको नाम देता हूं F। यहाँ पे ये एंगल मुझे दिया हुआ है थीटा,
मुझे क्या निकालना है, ये डेप्थ निकालना है ना, ये कितने डिस्टेंस पे है, ए के मुकाबले ये कितना नीचे है। डेप्थ का मतलब समझ में आ रहा ना, ए से कितना नीचे। तो ए से नीचे निकालने के लिए मुझे बस ये पॉइंट के लिए वैल्यू निकाल लेना है, ए एफ की निकालना है। ए एफ थीटा का कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है। तो ए एफ की वैल्यू क्या आएंगी, ए एम वन कॉस थीटा। समझ में आया कैसे कैसे निकाले, समझा ना। अब तो फिर से बताने की जरूरत नहीं कि कॉस थीटा होता है कॉस थीटा होता है एडजेसेंट यानी ए एफ अपॉन हाइपोटेनस यानी ए एम वन। तो ए एफ की वैल्यू आएंगी ए एम वन कॉस थीटा। और ए से लेके एम वन तक का डिस्टेंस कितना आएगा, हमने टोटल लेंथ लिया है 2l लिया है, तो ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है 2l। तो सीधी सी बात है, मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा ए से l होगा। तो ए एफ की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एल कॉस थीटा। तो आप लिखेंगे द पॉइंट m1 एंड m5 आर एट अ डेप्थ ऑफ एल कॉस थीटा फ्रॉम पॉइंट ए। समझा कैसे लिखे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये निकालना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ का। ये नहीं आया तो दिक्कत हो जाएंगी, ये आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। अब ये तो सबसे आसान पॉइंट था निकालने के लिए। मैं ऐसा करता हूँ डायग्राम को बड़ा कर देता हूँ। भले ये इक्वल साइड ना दिख रहे हो, बस इक्वल है इतना मान के चलना, ठीक है। तो हमने अभी ये निकाला, उम्मीद है ये चीज समझा होगा आप लोगों को। हमने अभी ये डेप्थ निकाला, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि m1 और m5 दोनों उतनी ही दूरी पे हमारे यहां से। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा सबको। चलिए, और हाँ, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर जी एच M2 M4 दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे भी मेंशन कर दो कि M2 को हम एक और नाम दे रहे हैं G, फिर M4 को हम एक और नाम दे रहे हैं H, ठीक है। ताकि जब आप यहाँ पे ये लिखे तो आपको समझ में आए कि आपने वहां पे क्या यूज किया है। समझा यहाँ तक। अब हमें डेप्थ चाहिए किसका, M2 एंड M4 का। तो आप लिखेंगे द पॉइंट्स M2 एंड M4 आर एट डेप्थ ऑफ, कितनी डेप्थ में होंगे, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहां तक का। अब यार यहां तक का तो कोई एक ट्रायंगल का पार्ट आ ही नहीं रहा है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। अब दो पार्ट में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप B से E वाली लाइन को कर देंगे ज्वाइन। क्या कर देंगे, B से E वाली लाइन को कर देंगे ज्वाइन। एक बार आपने B से E वाली लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो मैं ये वाला ट्रायंगल लेके, सपोज मैं अगर इसे ऐसा ड्रॉ कर लूं ABF, ऐसा ट्रायंगल लेके, अगर आप पॉइंट लिखते जा रहे हो तो आप इसको ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, इसको F1, इसको F2, इसको F3 कर लेना। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करो। ये भी एंगल थीटा था हमारा, ये भी एंगल थीटा था ये वाला एंगल फाइ था हमारा, ये भी एंगल फाइ था ये वाला एंगल है थीटा। मुझे ए से एफ चाहिए पहले, है ना। अगर मुझे ये पूरी लेंथ चाहिए तो उसके लिए पहले मुझे
जो ट्रायंगल का पार्ट है वाली लेंथ निकालना पड़ेगा, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फिर उसमें मैं ये नीचे वाले पार्ट को ऐड कर दूंगा। तो बताओ ए एफ की वैल्यू क्या आएंगी? ये हो गया मेरे लिए हाइपोटेनस, ये हो गया एडजेसेंट। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस का की वैल्यू रहती है कॉस की, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और ए बी कॉस थीटा मतलब ए बी की वैल्यू क्या है 12, तो आ जाएगा 12 कॉस थीटा आएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन भी करते जा सकते ए बी कॉस थीटा प्लस कुछ तो भी वैल्यू आएंगी। ए बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 12, तो आ जाएगा 12 कॉस थीटा, ताकि जब बाद में पढ़ो तो आपको समझ में आए। समझ में आया पक्के में? जैसे आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते थे ए m1 कॉस थीटा जिसकी वैल्यू आई l कॉस थीटा। आ गई, इजी है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वाला पार्ट निकालना हार्ड है। क्यों? दूसरे वाले पार्ट के लिए भाई ये वाला पार्ट तो अभी भी किसी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? इसे सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसको और आगे की ओर जोड़ना पड़ेगा, तभी हम निकाल सकते हैं वाली वैल्यू, है ना? तब हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, नीचे तक की निकाल सकते हैं। तो चलिए अब उसे निकालते हैं। वो कैसे निकलेंगे हमारी? तो हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल, कौन सा? सी डब्ल्यू बी। लिए वाला ट्रायंगल, मुझे सी से लेके बी तक का लेंथ पता है, कितना है 12 पता है आपको। यहां पे जो एंगल बन रहा है वो पता है, कितना है 5 है। तो बताओ सी से लेके डब्ल्यू तक की वैल्यू क्या आ जाएंगी? सी डब्ल्यू आ जाएगा। फिर से ये जो फाई है इसका ये कौन सा साइड है? एडजेसेंट। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या बनेगा? कॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी कॉस फाई आ जाएगा। लेकिन ये जो बी सी कॉस फाई वैल्यू है ये किसकी है? यहां से लेके यहां तक की, पूरा सी से लेके डब्ल्यू तक की। हमें सी से डब्ल्यू पूरा डिस्टेंस चाहिए था क्या? नहीं, हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। उसके लिए तो अगर हमें सिर्फ ये भी मिल जाए तो चलेगा। अब ये M2 क्या है? मिड पॉइंट है। ये जो लाइन है ये पैरेलल है हमारी इस लाइन से। तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि अगर कोई भी आपको मिड पॉइंट दिख जाए और मिड पॉइंट में कोई भी अगर आपको कभी मिड पॉइंट दिख जाए और एक लाइन ऐसी हो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो और थर्ड साइड को पैरेलल हो, तो वो जो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे वो भी क्या रहेगा? मिड पॉइंट रहेगा। रहेगा पक्के में? तो यहां से W से लेके ये वाले पॉइंट की वैल्यू इसके क्या रहेंगी? हाफ रहेगी। ये हो गया मेरा C से W हो गया। अगर ये है मेरे लिए मेरा मिड पॉइंट, ये M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिड पॉइंट। तो CW का मिड पॉइंट है M। तो मेरे को CW चाहिए क्या? नहीं, मुझे क्या चाहिए वैल्यू? MW की। तो जो MW रहेगा वो क्या रहेगा? हाफ ऑफ CW, यानी हाफ ऑफ BC cos फाई रहेगा। तो यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या आएंगी? हाफ ऑफ BC cos फाई, यानी हाफ ऑफ B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना होता है? B से लेके C तक का डिस्टेंस है 12, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा? L आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा L cos फाई। कैसे निकाले समझा ना? हाफ ऑफ BC की वैल्यू 12 cos फाई, 2 कैंसर आ गया। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे पक्के में? तो हमने याली डेप्थ भी निकाल लिए। अब हमारे पास जो ये फोर्स एक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सबकी डेप्थ है। अब बची है लास्ट वाले की डेप्थ। लास्ट वाला कौन सा है? हमारा ये पूरी वाली वैल्यू, पूरा A से लेके M3 तक निकालना है। तो आप लिखेंगे द पॉइंट M3 इज एट डेप्थ ऑफ, कितने डेप्थ में आएगा? अब अगर हमें यहां तक पूरा पहुंचना है तो हमें A से लेके M3 तक पूरी वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर से अगर मैं इसे नाम दे दूं F, तो देखो A से F मैंने ऑलरेडी निकाला हूं, उसकी वैल्यू क्या आती है? AB cos थीटा। मैंने F से लेके यहां तक की भी वैल्यू निकाला था क्योंकि मुझे CW पता है। CW क्या था? CW था BC cos फाई था,
और जितनी सी से लेके डब्ल्यू तक की वैल्यू रहेंगी उतनी M3 से लेके F तक की भी वैल्यू रहेंगी, यानी क्या आएगा बी सी कॉस फाई। तो आपका डेप्थ इसकी क्या आ जाएगा ए बी कॉस थीटा प्लस बी सी कॉस फाई। समझा ना? ये आपने हाफ क्यों लिया था? क्योंकि हमें इस पॉइंट तक आना था, तो करके हमने ये पूरी वैल्यू का हाफ किया था। अब हमें पूरी वैल्यू चाहिए क्योंकि हम नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम किसको निकाल रहे हैं? ए से लेके M3 तक का डिस्टेंस। तो मुझे ए से F आना पड़ेगा, F से M3 आना पड़ेगा। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। तो आपको ये डेप्थ डायरेक्टली जैसे मैंने निकाला हूं वैसा निकालना आना चाहिए। तो क्या आ जाएंगी इसकी वैल्यू? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 12, तो आ जाएगा 12 कॉस थीटा प्लस बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है 12, तो आ जाएगा 12 कॉस फाई। आ गया? उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमारे पास हर एक जो वैल्यू है उसकी लेंथ दी हुई है। ए के मुकाबले डेप्थ निकाल लिए और हमें पता है कि ए के मुकाबले जो आपने नई जो स्ट्रिंग डाला हुआ है यहाँ पे, इस पे क्या चेंज आने वाला है? ये वाली जो आपने रॉड डाली हुई है ये कंप्रेस होने वाली है, तो इस पे तो जी एच की वैल्यू चेंज होंगी। इस पे ए से कुछ भी लेना देना है क्या? नहीं। तो अब हमारे पास पूरी फोर्सेस कहाँ कहाँ पे लग रही है, क्या क्या चेंज हो सकता है, सब मिल गया। तो चलिए बताइए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क? जो आपकी फोर्स लग रही है, चलो देखो पहले मैं M1 पे क्या फोर्स लग रही है, W किस ओर? नीचे की ओर, तो आएगा माइनस W के वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? देखिए पहले ये A के मुकाबले जिस डेप्थ में था वो डेप्थ बढ़ने की कोशिश करेंगी, वो डेप्थ चेंज हो जाएंगी। तो क्या चेंज होंगी? उसकी डेप्थ। और M1 कितनी डेप्थ पे ऐड कर रहा है? L cos थीटा, यानी ये जो डेप्थ है वो चेंज होंगी, यानी क्या चेंज होगा? L cos थीटा चेंज होगा। समझ रहे? इजी लॉजिक है। सेम सिमिलरली देखो M5 पे भी W वेट ऐड हो रहा है तो माइनस W, क्यों? क्योंकि नीचे की ओर एक्ट हो रहा है। ये भी जो डेप्थ है, जब इसमें फोर्स लगेंगी तो फोर्स लग रही है तो डेप्थ चेंज होंगी। अभी कितनी डेप्थ थी? L cos थीटा, चेंज हो जाएंगी तो मतलब डेल आ जाएगा। डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? छोटा सा चेंज। तो हम डिफरेंशिएट करके करेंगे। सिमिलरली ये W ने कोई पाप किया क्या? नहीं, तो माइनस W, ये आएगा डेल। अब ये W पहले कितनी डेप्थ पे एक्ट कर रहा था? 2L cos थीटा प्लस L cos फाई की डेप्थ पे कर रहा था, तो ये W ने कोई पाप किया क्या? नहीं, ये भी एक्ट कर रहा था सेम डेप्थ में, यानी 2L cos थीटा L cos फाई। समझ में आ रहा ना आप क्या कर रहे हैं? आप दिखा रहे कि यहाँ पे डेप्थ चेंज होंगी फोर्स लगने की वजह से। और ये लास्ट वाले ने कोई पाप किया क्या? नहीं, तो ये भी एक्ट कर रहा है माइनस W डेल। ये कहां पे एक्ट कर रहा है? इस पूरी डेप्थ पे। ये डेप्थ कितनी निकाले थे आपने? 2L cos थीटा प्लस 2L cos फाई। तो इसकी भी जो डेप्थ है वो भी चेंज होंगी, तो हमने दिखा दिया उस पर भी डेल लगेगा। अब आप देखिए, अब ये GH की बारी। अब आप देखिए यहां पे जो GH रॉड है इसको दबाया जा रहा है, तो इसकी लेंथ कम करने की कोशिश हो रही है और टेंशन उसे दूर ढकेल रहा है, मतलब टेंशन इसको रोकना चाहता है, अपोज कर रहा है। तो इसको भी कौन सा साइन डालना पड़ेगा? माइनस टेंशन, और टेंशन में क्या चेंज हो रहा है? डेल GH चेंज हो रहा है। और यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल आ जाएंगी 0 से। हमने एक बार में GH भी निकाल लेना चाहिए था, है ना? चलो कोई बात नहीं, अब हम अभी निकाल लेंगे। पहले तो सब वैल्यू माइनस में, तो मैं क्या करता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं इसे, ताकि सब वैल्यू क्या हो जाए? प्लस हो जाए। अब देखो ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, तो माइनस W डेल L cos थीटा माइनस W L डेल cos थीटा, दो बार आ गया तो आएगा 2 W L डेल cos थीटा, तो आ गया 2 W डेल L cos थीटा। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस नहीं लिखूंगा। ये भी वैल्यू सेम दो बार आ गई, तो आ जाएगा 2 W डेल 2L
कॉस थीटा प्लस एल कॉस फाई, इसको ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा प्लस डब्ल्यू डेल 2l कॉस थीटा प्लस 2l कॉस फाई, इसको ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा प्लस टी। अब हम निकालेंगे g से लेके h तक की वैल्यू, g से h तक आना है। तो देखो g से h तक आने के लिए मुझे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पहले निकालना है। ये क्या है, इसका पार्ट है जी एम सी, इस तरीके का है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे एंगल है फाई, मुझे अपोजिट वाला चाहिए। अपोजिट क्या होता है, साइन होता है। तो जी एम की वैल्यू क्या आएंगी, साइन फाई, किसके साथ, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, जी सी, जी से लेके सी तक कितना डिस्टेंस आएगा, ये मिड पॉइंट है तो ये आ जाएगा एल, तो आ जाएगा एल साइन फाई आएगा। तो अगर जी एम एल साइन फाई आया तो ये वाला जो साइड है, सपोज कि यहाँ पे भी एम कुछ तो भी है, तो ये वाला भी साइड कितना आएगा, ये भी आएगा आपका एल साइन फाई आएगा। तो यहाँ पे एल साइन फाई कितना आ गया, 2l साइन फाई आ गया पक्के में। ये चीज समझा ना सबको। इसकी वैल्यू क्या आई, एल साइन फाई, ये निकाल लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, कितनी बड़ी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे डी से भी ये परपेंडिकुलर जा रहा है, तो यहां से लेके सी से लेके डी तक का जितना डिस्टेंस है वो एम से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस उतना होगा। वो कितना है हमारा, सी से लेके डी तक का डिस्टेंस हमने लिया है 2l, तो यहाँ पे कितना लेंथ आ गया 2l। और फिर यहाँ पे वापस से ऐसा बना हुआ था जहाँ पे फाई एंगल बना हुआ है, फिर से ये फाई क्या हो गया हमारे लिए, अपोजिट साइड हो गया जो हमें निकालना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगी, इसका अपोजिट, तो m4 से लेके d तक की वैल्यू क्या है l, तो इसका साइन फाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, साइन फाई हो जाएगा अपोजिट। सपोज मैं इसको m नाम दे दूं तो m4 डिवाइड बाय हाइपोटेनस l, तो m4 की वैल्यू क्या आएंगी, l साइन फाई। तो समझा ना, मैंने आपको जैसे बताया अगर ये l साइन फाई है तो ये भी कितना आएगा, l साइन फाई। तो आपको निकालते बैठना है क्या, नहीं, तो आपने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ऐसा रफ में फाइंड आउट करो और सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आप चाहो तो यहाँ पे रीजन भी डाल दो, सिंस जी एच की वैल्यू आएंगी 2l साइन फाई प्लस 2 आएगा। और आप चाहो तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, ठीक है, कि हमने फिगर से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब बस क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना, और यहाँ पे डेल था तो यहाँ पे भी क्या डालेंगे, डेल, और ये हमारा वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल के हिसाब से क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए अब एक बार में पूरों को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, हमें यहां से मिलेगा 2w जैसा था वैसा, l कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डेल थीटा प्लस 2w 2l कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डेल थीटा प्लस l कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई डेल फाई, फिर उसके बाद प्लस w इंटू 2l कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डेल थीटा, उसके बाद 2l कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई डेल फाई। अब उसके बाद प्लस टी इंटू 2l कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस फाई डेल फाई इज इक्वल टू 0 आएगा। ऐसा उम्मीद है यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब थीटा और फाई वाली वैल्यूज को एक साथ कर लो। चलिए देखिए, तो यहां पे मेरे पास फाई है तो आ गया टी 2l कॉस फाई डेल फाई आ गया। उसके बाद फाई और कहां पे आ सकता है, यहां पे आ रहा है, तो ये 2w जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आएगा माइनस 2wl साइन फाई डेल फाई, यहां पे भी आ रहा है तो ये w जाएगा अंदर, तो आएगा माइनस 2l w साइन फाई डेल फाई। अब
मैं दूसरी वैल्यू को उस साइड शिफ्ट कर देता हूं, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस थीटा, उधर गया तो प्लस थीटा, तो आएगा 2 WL साइन थीटा डेल थीटा। यहाँ पे वाली वैल्यू माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, 2 2 जार 4 WL साइन थीटा डेल थीटा। फिर यहाँ पे ये वाली वैल्यू माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो आ जाएगा प्लस 2 WL साइन थीटा डेल थीटा आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आया होगा। बताइए अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे 2L तो सब में कॉमन दिख रहा है, तो मैं चाहूं तो 2L से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकता हूं। तो चलो डिवाइड बाय 2L कर लेता हूं। तो क्या बचेगा यहाँ पे, T cos थीटा डेल फाई माइनस 2L कट गया तो W साइन फाई डेल फाई, यहाँ पे भी 2L कट गया तो W साइन फाई डेल फाई, ये 2 बार आ रहा है तो इसको 2 टाइम्स लिख देता हूं, आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 2L, यहाँ पे 4L, यहाँ पे भी ये पूरी वैल्यू सेम है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 + 2 + 4 यानी कितना हो गया यहाँ पे होगी वैल्यू 8, 8 को 2 से डिवाइड कर देता आएगा 4 टाइम्स W साइन थीटा डेल थीटा। उम्मीद है समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पूरी इक्वेशन को 2L से डिवाइड कर दिया। 2L से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, W साइन थीटा डेल थीटा। ये 2L से डिवाइड होगा तो 2W साइन थीटा डेल थीटा। ये 2L से डिवाइड होगा तो W साइन थीटा डेल थीटा। तो टोटल कितना होगा, 2 + 1 + 1 4 टाइम्स आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे तो अभी भी हमारा कुछ कट के हमें टेंशन की वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे फाई थीटा इनके बीच का रिलेशन पता है क्या, नहीं। जब तक ये नहीं पता हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते क्या, नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा साइड ढूंढना पड़ेगा जो हमारा थीटा और फाई को रिलेट करने में हमें हेल्प कर सके। तो चलिए अब हमें थीटा और फाई के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करना है। और ये बनाने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास रहने वाला है वो है BE। क्यों, क्योंकि मैं BE की वैल्यू थीटा के टर्म्स में भी निकाल सकता हूं, मैं BE की लेंथ फाई के टर्म्स में भी निकाल सकता हूं। तो आप लिखेंगे नाउ BE की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, BE की वैल्यू अगर मैं ऊपर वाला पार्ट कंसीडर करूं, ये वाले ट्रायंगल का, ABE, और अभी को मान लेता हूं ये वाला पॉइंट है F है। ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा है। तो बताइए ये जो मेरे को अगर BE निकालना है तो मुझे BF + FE निकालना पड़ेगा। A से लेके B तक का डिस्टेंस है 2L, A से लेके E तक का डिस्टेंस है 2L। BF कौन सा साइड है, अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा, तो आ जाएगा 2L साइन थीटा, आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि साइन थीटा क्या रहता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आएगा, तो अपोजिट की वैल्यू आएंगी साइन थीटा इंटू हाइपोटेनस आएगा। सिमिलरली ये इसका थीटा है यहाँ पे, तो इसका अपोजिट साइड क्या आएगा, अपोजिट हमेशा होता है हाइपोटेनस साइन थीटा, तो आएगा 2L साइन थीटा आएगा। तो BE की वैल्यू क्या आएंगे, 2L साइन थीटा + 2L साइन थीटा, यानी आ जाएंगे 4L साइन थीटा। समझा, तो आ गया 2L साइन थीटा + 2L साइन थीटा इज इक्वल टू 4L साइन थीटा। मैं BE की एक वैल्यू ये निकाल सकता हूं, कब, बाय कंसिडरिंग अपर पार्ट ऑफ पेंटागन, दैट इज ABE। ABE वाला पार्ट अगर मैं कंसिडर करूं तो ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूं। ऑल्सो मैं BE को
एक और तरीके से निकाल सकता हूं। कौन सा? अगर मैं लोअर पार्ट कंसिडर करूं, बाय कंसिडरिंग कौन सा पार्ट? बी सी डी ई वाला पार्ट। ठीक है, तो बाय कंसिडरिंग लोअर पार्ट ऑफ पेंटागन जो है बी सी डी ई वाला। अब अगर मैं इसको कंसिडर करूं तो मुझे बी ई निकालने के लिए ना यहाँ पे 3 जगह से वैल्यू को लेना पड़ेगा। कहां कहां से? पहला तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दूसरा हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये वाली साइड की और ये वाले साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ये तो हो गया बेस, कौन सा? सी डी। सी डी की लेंथ है 2l, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। हो जाएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट ई है, तो हमें पता है बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना है? 2l। डी से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है? 2l। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है हमें 5। हाँ, तो चलिए अब हमें क्या निकालना है? ये वाला साइड। ये साइड क्या है? ये साइड है अपोजिट ऑफ फाइ। अपोजिट साइड हमेशा क्या आता? हाइपोटेनस इंटू साइन ऑफ एंगल। फिर से यहाँ पे वाला साइड देखिए, ये वाला साइड भी फाइ का अपोजिट है। फाइ का अपोजिट साइड क्या आएगा? हाइपोटेनस इंटू साइन वाला एंगल। तो बी से लेके ई तक जाने के लिए पहली वैल्यू क्या मिली? 2l साइन फाइ। दूसरी वैल्यू क्या मिली? 2l। तीसरी वैल्यू क्या मिली? 2l साइन फाइ। मिली ऐसा, तो 2 + 2 हो जाएगा 4। तो बी की वैल्यू आ जाएंगी 4l साइन फाइ प्लस 2l। यहां पे मैंने कौन सा पार्ट कंसीडर किया? लोअर पार्ट। तो कंसीडरिंग लोअर पार्ट ऑफ पेंटागन बी सी डी ई। क्या था? ऐसा लिखो, कंसीडरिंग लोअर पार्ट बी सी डी ई ऑफ पेंटागन, तो ज्यादा करेक्ट लगेगा। ठीक है, समझा पक्के में? तो आपने ये भी निकाल लिया, तो इस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 बताओ दोनों में आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? बी की। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। पहले का राइट हैंड साइड 4l साइन थीटा, ये इक्वल आ जाएगा। दूसरे का राइट हैंड साइड 4l साइन फाइ प्लस 2l। बस अब इसको क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट कर दो। बताइए क्या मिलेगा आपको? 4l कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव डेल थीटा। 4l कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव डेल फाइ। फिर 2l कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। 4l कैंसिल, यानी मुझे मिल गया कॉस थीटा डेल थीटा, ये इक्वल है कॉस फाइ डेल फाइ से। है ऐसा? तो मुझे पता चल गया ये वाली वैल्यू दोनों आती है इक्वल। और मुझे पता है जब भी मैं इक्वल वैल्यू से किसी भी इक्वेशन को डिवाइड करूं तो इक्वेशन में कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट, राइट हैंड साइड को राइट से डिवाइड कर सकता हूं। तो यानी जिसमें फाइ है उसको फाइ से, जिसमें थीटा है उसको थीटा से डिवाइड कर सकता हूं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर अगर मैं t cos फाइ डेल फाइ माइनस 2w साइन फाइ डेल फाइ को डिवाइड कर दूं cos फाइ डेल फाइ से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कब तक? जब तक मैं राइट साइड को भी, यानी राइट साइड क्या है? 4w साइन थीटा डेल थीटा को सेम वैल्यू से डिवाइड करूं। चलो मैं इसको भी डिवाइड कर रहा हूं cos, सपोज अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं cos फाइ डेल फाइ से। दोनों जगह पे मैं सेम वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं, कुछ भी चेंज आ रहा है क्या? नहीं। बस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे cos फाइ डेल फाइ लिखने के बजाय cos थीटा डेल थीटा लिखूंगा। इससे फायदा क्या हो जाएगा? जो ऊपर एंगल है वही नीचे बन रहा है, और क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो सेम वैल्यू से डिवाइड करने से क्वेश्चन में कुछ भी चेंज आता है क्या? नहीं। पहले टर्म में डेल फाइ कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो क्या बचा? t माइनस दूसरे केस में 2w जैसा था वैसा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? tan फाइ डेल थीटा कैंसिल इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल थीटा कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4w साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? tan थीटा।
तो यहाँ से बताइए मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 2w tan फाई प्लस 4w tan थीटा। ये मिल गया मुझे मेरा टेंशन। अब मुझे एंगल फाई और थीटा पता है क्या, पता है। क्यों पता है, क्योंकि मुझे पता है ये क्या है, रेगुलर पेंटागन है और ये अपनी बॉडी को होल्ड करके रख रहा है, अपने बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख रहा है, यानी उसमें कुछ भी मोशन हो रहा है क्या, नहीं। हमने डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल लिया है तो हम जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, कर सकते हैं। ऑल्सो मुझे पता है अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए थीटा, जो एंगल थीटा है वो क्या रहेगा, हाफ ऑफ ये बड़ा वाला एंगल बी ए ई, तो आ जाएगा हाफ ऑफ। मुझे पता है पेंटागन हर एक एंगल कितना बनाता है, 108, तो आ जाएगा हाफ ऑफ 108 डिग्री, यानी 54 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। सिंस इज इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन इज 108 डिग्री, आ गया। सिमिलरली मुझे अगर ये फाई एंगल निकालना है तो फाई एंगल कितना मिलेगा, ये जो टोटल एंगल था बी सी ए, बी सी ए कितने डिग्री का होगा, 108 डिग्री का, क्योंकि बी सी डी ये क्या है मेरा, ये है मेरा एक पेंटागन का एंगल। पेंटागन का एंगल कितने डिग्री का होता है, 108 डिग्री का। और मुझे पता है ये मैंने क्या ड्रॉ किया हूं, वर्टिकल, वर्टिकल किया हूं, यानी कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। तो टोटल 108 में से अगर मैं 90 को सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये मुझे बचा हुआ एंगल फाई मिल जाएगा, जो कितना रहेगा, 108 में से 90 गया यानी 18 डिग्री का एंगल। अब मेरे पास थीटा है, मेरे पास फाई है, तो मैं फाइनल टेंशन आराम से निकाल सकता हूँ। तो देयरफॉर टेंशन की वैल्यू हो जाएंगी 2w tan फाई, यानी tan 18 प्लस 4w tan थीटा, थीटा की वैल्यू हो जाएंगी 54 डिग्री। अब जैसे हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमें कोई रिलेशन निकालने को बोला है क्या, नहीं। कई बार हमें आंसर है ना tan वगैरह के टर्म्स में पूछता है, तो हम वहीं पे लिख के छोड़ देंगे, एंगल लिख के। बाकी अगर हमें कुछ भी ऐसा दिया नहीं है तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर निकालेंगे। तो चलिए बताइए क्या आएगा, यहाँ पे दोनों में w कॉमन है तो मैं w को बाहर ही लिख देता हूँ, ठीक है। जो t का आंसर आएगा वो किसके टर्म्स में आएगा, w के टर्म्स में। तो मुझे पहले काय की वैल्यू चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 2 इंटू tan 18 प्लस 4 इंटू tan 54। तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 6.155367, तो 37 W। तो इतना रहेगा आपके पास टेंशन इन द रॉड। तो देख रहे 20 मार्क के क्वेश्चन के चक्कर में आपको कितने कंसेप्ट पढ़ना पड़े, समझ रहा है। लेकिन उम्मीद है अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछे तो आप उसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेस नहीं पूर पा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ी थोड़ी थियोरी को गप्पा मार सकते हैं। लेकिन जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे जो डेप्थ निकाला आपने, ये निकाल के दिखाना ज़रूरी है हर एक जगह पे, ठीक है। ये जो आपने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क वाले जितने स्टेप सॉल्व किए ये पूरे इंपॉर्टेंट है। लगे तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, मुझे क्योंकि एक्सप्लेन करना था तो मैंने एक एक स्टेप को इलेबोरेट करके लिखा हूं, आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी इसे लिख सकते हैं। तो हमारा एक ही क्वेश्चन के चक्कर में बहुत लंबा समय चला गया। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो जल्दी हो जाएगा। टू इक्वल यूनिफॉर्म रॉड्स AB and AC, each of length L are freely joined at A and rest on a smooth fixed
vertical circle of radius r, if 2 theta is the angle between the rods, then find the relation between L, R and theta by using principle of वर्चुअल वर्क। चलिए देखिए 10 मार्क का क्वेश्चन है। आपको कह रहा है दो यूनिफॉर्म रॉड है ए बी ए सी, हर एक की लेंथ एल है, ये ज्वाइन हो रहा है पॉइंट ए पे और आपने इसको रखा हुआ है एक स्मूथ वर्टिकल सर्कल के ऊपर। तो हमारे पास एक स्मूथ वर्टिकल सर्कल है जिसकी रेडियस है आर। इसके ऊपर मैंने ये जो हमारा रॉड है दो, कौन कौन से, ए बी और ए सी, इन्हें इस तरीके से रखा हुआ है। ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं और ये टच कर रहे हैं हमारे सर्कल को एक पॉइंट पे कर रहे हैं। तो ये आ गया ए बी ए सी। आप खुद ही सोचे एक सर्कल है उसके ऊपर मैंने रॉड को रखा है, तो सीधी सी बात है कितने पॉइंट पे टच करेंगे उस सर्कल को, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। अब ये ए बी रॉड का कोई सेंटर होगा, इसे मैं ले लेता हूं ए बी सी डी, और जो दूसरे रॉड का सेंटर होगा उसे मैं ले लेता हूं ई, और मैं ये दोनों सेंटर को कर दूंगा ज्वाइंट। जो मेरा सर्कल है उसका सेंटर मैं ले लेता हूं ओ, तो ओ पे मैं उस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा जहां पे ये जो आपका ए बी है ये टच कर रहा है, सपोज उसको एम ले लेता हूं, और जो आपका ए सी सर्कल को टच कर रहा है उस पॉइंट को ले लेता हूं एन। ओ एन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आपके रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, यानी क्या है, टेंजेंट है, और हमें पता है कि आपका टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो रेडियस की वैल्यू कितनी होती है, आर होती है। हमें दिया हुआ है हर एक साइड की लेंथ, यानी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है एल, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है एल। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी आ गया एल बाय 2, ये भी आ गया एल बाय 2। अब देखिए हमें यहां पे इसका कहीं पे भी वेट दिया हुआ है क्या, नहीं, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट W be the weight of each rod AB and AC। आ गया। तो आपका W वेट है हर एक रॉड का, यानी AB का भी वेट है W, AC का भी वेट है W। अब ये दोनों रॉड का आपने पॉइंट A पे जोड़ के रखा हुआ है ना, तो ये पूरी एक बॉडी बन गया आपका ABC। ये पूरी एक ऐसी बॉडी होगा जिसपे कितने साइड है, दो साइड, ए बी इधर से है, ए सी इधर से है, और इसके बीच में आ रहा है एक सर्कल। ये सर्कल पे ऐसा लैंड करके रखें, तो जैसे आप इसको सर्कल पे डालेंगे ये नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा। और क्योंकि इसमें दो साइड है तो सीधी सी बात है इनका जो मिड पॉइंट है वो लाइन ज्वाइन जो करेगी वाली लाइन पे इसका कंबाइंड वेट ऐड होगा। सपोज कि मैं यहां से ए से लेके ओ पे एक वर्टिकल लाइन को कर देता हूं ज्वाइन, तो ये वर्टिकल लाइन ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में तोड़ेंगी। अगर ये तो पूरा कंबाइंड एंगल है 2 थीटा, मैं अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो इसको एंगल बाइसेक्ट करते हैं, तो यहां पे भी थीटा बनेगा, यहां पे भी थीटा बनेगा। और जो इनका एक कंबाइंड वाला पॉइंट रहेगा, सपोज कर लो एफ, यहां पे इनका कंबाइंड वेट 2W एक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपने ये दोनों बॉडी को पॉइंट ए पे ज्वाइन करके रखा हुआ है। तो ये जो बॉडी है इस पे सिर्फ कितने साइड है, दो साइड है? तो दोनों का कंबाइंड वेट कहां पे आएगा, नीचे की ओर। तो इसका जो सेंट्रॉइड आएगा वो कहां पे आएगा, इनके मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करने वाले पॉइंट के मिड पॉइंट पे, यानी एफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डीई, डीई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा इसका वेट, कहां पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप लिखेंगे डी
and E are the midpoints of rod AB and AC respectively. F is the midpoint of DE, यानी DE का midpoint आएगा आपके लिए F. तो आप लिखेंगे therefore a combined weight of 2W will act at F in vertically डाउनवर्ड डायरेक्शन. आएगा ऐसा. क्यों आ रहा, समझ में आ रहा ना? क्योंकि ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ दो जो आपके रॉड है उनको जोड़ के बनी है. तो पॉइंट ए पे आपने इन दोनों को जोड़ दिया है, तो ये एक आपके पास एक बॉडी बन गई. ये बॉडी का सेंट्रॉइड कहां पे मिलेगा आपको? सेंटर ऑफ मास कहां पे मिलेगा? पॉइंट एफ पे. पॉइंट एफ क्या है? डी और ई का मिड पॉइंट. समझ में आया? तो सेगमेंट ज्वाइनिंग डी ई का मिड पॉइंट. यहाँ पे कंबाइंड वेट, पहली रॉड का W, दूसरी रॉड का W, तो इस कंबाइंड बॉडी का वेट कितना हो गया? 2W. तो ये 2W वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड. अब क्योंकि आपने एक बॉडी है आपकी, ये आपका सर्कल है, आपने इसे इस तरीके से रखा है, तो जो ग्रेविटी है वो इसे नीचे की ओर पुल कर रहा है, तो इसके वेट की वजह से कहां पे जाने की कोशिश करेगा? नीचे की ओर. तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? यहाँ पे आपका इस वेट 2W वेट की वजह से जो F और O के बीच का डिस्टेंस है ये चेंज होगा. तो आप लिखेंगे O इज सेंटर ऑफ गिवन वर्टिकल सर्कल, देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. क्या लगा आपने? प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क. कितनी फोर्स एक्ट हो रही है यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ एक. कौन से डायरेक्शन में? नीचे की ओर. आएगा -2W. ये फोर्स की वजह से क्या चेंज हो रहा है? O से लेके F तक का डिस्टेंस, तो आ जाएगा डेल OF. और हमें पता है कि समेशन ऑफ फोर्सेस कितना होता है? यहाँ पे 0 होता है. भाई एक ही फोर्स एक्ट करे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0 आ जाएगी. किसी को कोई दिक्कत नहीं. 2 कांस्टेंट है. W कांस्टेंट है. W क्या है? वेट है. 0 हो सकता क्या? नहीं. यानी यहाँ पे डेल OF की वैल्यू ही 0 हो सकती है. तो पहले हम डेल OF निकाल लेते हैं. तो आ जाएगा 2W डेल OF इज इक्वल टू 0. अब मैं O से लेके F तक का डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल सकता हूं क्या? नहीं. तो मैं क्या करूंगा? OF को तोड़ दूंगा. मुझे A से लेके O तक अगर जाना है तो मुझे पहले A से लेके F तक जाना पड़ेगा, फिर F से लेके O तक जाना पड़ेगा. तो FO की वैल्यू क्या रहेंगी? यहाँ पे प्लस, इधर गया तो माइनस, तो आ जाएगा AO माइनस AF आएगा. समझा पक्के में? अब A से लेके O तक का डिस्टेंस निकालो. तो ये आ गया आपके पास AMO, यहां तक का डिस्टेंस है R, और A से लेके M तक का डिस्टेंस है L/2. यहाँ पे एंगल है थीटा. मुझे क्या चाहिए? A से लेके O तक का डिस्टेंस. A से लेके O तक क्या है? यहाँ पे A से लेके O तक जो साइड है वो है हमारे लिए हमारा, क्या बोलते हैं उसको? एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेनस है. A से लेके O तक क्या है? हाइपोटेनस. 90 का अपोजिट हो गया हाइपोटेनस. तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. हमें हाइपोटेनस चाहिए, और जो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं. R वाली वैल्यू ले सकते हैं या L/2 वाली वैल्यू ले सकते हैं. तो क्योंकि हमें R को भी रिलेशन में लेके आना है ना, और L/2 को भी. एक मिनट रुको. A से लेके M तक का डिस्टेंस L/2 कैसे आएगा? A से लेके D तक का डिस्टेंस L/2 आएगा. A से लेके M तक का डिस्टेंस हमें पता है क्या? नहीं पता. A से D तक का डिस्टेंस है L/2. तो A से लेके M तक को तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमें उसका डिस्टेंस ही पता नहीं है. तो हमें अपोजिट ही लेना पड़ेगा. तो चलो बताओ, अपोजिट आना चाहिए और हाइपोटेनस आना चाहिए. ऐसा कौन सा एंगल होता है? साइन. तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएंगी? अपोजिट, यानी OM अपॉन हाइपोटेनस, मतलब AO आएगा ऐसा. तो यहाँ से AO की वैल्यू क्या आ जाएंगी? OM डिवाइड बाय साइन थीटा आएंगी. तो आ गया 2W डेल ऑफ. AO की वैल्यू क्या आ जाएंगी यहाँ पे? OM अपॉन साइन थीटा. 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा. उम्मीद है समझाऊंगा सबको.
और O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना है R, तो मैं इसे लिख सकता हूँ R कोसेक थीटा। उम्मीद है समझाऊंगा, किसी को भी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगर आपको डाउट आ रहा है ना, तो ये जो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं ना, उसे रफ में लिखते जाओ, ठीक है, ताकि आप बाद में जब देखो तो आपको समझ में आए कि आपने क्या लॉजिक लगा के यहाँ पे सॉल्व किया था। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट मुझे डिस्टेंस चाहिए ए से लेके एफ तक, तो उसके लिए मुझे ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। कौन सा, ए एफ डी। यहाँ पे एफ पे बनेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन आ रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ए से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना है L/2। ए से लेके एफ तक नहीं पता, तो चलो ये एंगल कितना है थीटा, मुझे ए एफ चाहिए। ए एफ कौन सा साइड है, एडजेसेंट। एडजेसेंट साइड क्या आएगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस एंगल, तो आएगा L/2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। समझाना कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएंगी, कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट यानी ए एफ अपॉन हाइपोटेनस यानी ए डी, तो एफ की वैल्यू क्या आएंगी ए डी कॉस थीटा, और ए डी की वैल्यू है L/2। उम्मीद है समझाऊंगा यहां तक। चलो बताइए क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 2W जैसा था वैसा। भाई अब इसको क्यों लू लग गई, तो चलो 2W जैसा था वैसा। R कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर, कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस L/2 जैसा था वैसा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन थीटा, और इसका भी डेरिवेटिव डेल थीटा, इसका भी डेरिवेटिव डेल थीटा, तो डेल थीटा को निकाल लेता हूं मैं यहाँ से बाहर, तो आ जाएगा इक्वल टू 0। उम्मीद है समझाऊंगा। आप चाहो तो इसके साथ भी डेल थीटा लिख सकते हो, इसके साथ भी डेल थीटा लिख सकते हो। मैंने एक बार में डेल थीटा को निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब देखो 2 कांस्टेंट है, वो 0 हो सकता क्या, नहीं। W वेट है, 0 हो सकता क्या, नहीं। डेल थीटा की वैल्यू 0 के करीब जाती है, लेकिन 0 होती है क्या, नहीं। यानी यहाँ से हमें क्या मिलेगा, L/2 साइन थीटा माइनस R कोसेक थीटा कॉट थीटा, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, तो चलिए बताइए क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से। यानी मिल गया L/2 साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आर इधर गया तो प्लस आर। कोसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, L साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे डिवीजन में इधर गया मल्टीप्लीकेशन आएगा 2R कॉस थीटा। तो ये आएगा हमारे लिए हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन जो है L साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2R कॉस थीटा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, स्पेशली पहला वाला तो बहुत ज्यादा हार्ड था, लेकिन उम्मीद है अब अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।